Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. स्टैटिस्टिक्स में सर ऑलमोस्ट सिलेबस हम लोग अपना कंप्लीट कर चुके हैं। जस्ट एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों का पेंडिंग है, दैट इज ऑल अबाउट अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स। मींस ये टॉपिक आप लोग ऑलरेडी 9th 10th लेवल पे भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, आप लोगों के पास एक टॉपिक आता था ग्राफ की मेकिंग। क्लियर। तो अल्टीमेटली वही टॉपिक एक टाइम सीरीज ग्राफ के अकॉर्डिंग टू हमारा एक छोटा सा टॉपिक पेंडिंग है, जिसमें ग्राफ की प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए, ग्राफ के कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग, एंड कैसे आप अपनी प्रेजेंटेशन को और इंप्रेसिव बना सकते हैं। तो आपका ग्राफ कैसे बनना चाहिए, उसके रूल्स क्या होंगे, रूल्स टू मेक द ग्राफ क्या होंगे, वो एक छोटा सा कंटेंट आप लोगों का यहाँ पे पेंडिंग। क्लियर। एंड प्लस अगर मैं बात करूं इस टॉपिक को मेन करवाने का, जो मेरा मेन मोटिव है वो जस्ट न्यूमेरिकल पॉइंट से ही नहीं, मेन आप लोगों को इसमें से वन वर्ड्स काफी मिलते हैं। क्लियर। इवन ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस आप लोगों के होते हैं वो इसमें से आपको एक दो क्वेश्चंस तो नॉर्मली, एक दो कॉन्सेप्ट है जो थियरी में से आपको मिलेगा ही मिलेगा 100%। इसीलिए जस्ट एक शॉर्ट लेक्चर का काम है, छोटा सा काम है, इसको भी वाइंड अप करें। चैप्टर 8 आपका ये भी स्कोरिंग पार्ट में क्या आएगा काम। क्लियर। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको यहाँ पे क्लियर करवा दूं। रीड करिए इस पे। व्हेन अ सेट ऑफ statistical data are presented on a graph paper, इट इज कॉल्ड अ ग्राफ। सर जब आप स्टैटिकल डाटा को एक ग्राफ के ऊपर क्या कर देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं, इट्स बेसिकली कॉल्ड एज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। क्लियर। यस, प्रेजेंटिंग द डाटा ऑन अ ग्राफ पेपर वी गेट डिफरेंट पॉइंट्स एंड ईच पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू अ वैल्यू ऑफ अ स्टैटिस्टिकल सीरीज। मेरे को सिंपल सा पॉइंट बताओ, ये इंग्लिश में तो लिखने का बात का मैटर है। अगर मैं तुम्हें कोई न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिकल डाटा अगर मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, अगर आपने उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है तो आप उसको कैसे प्लॉट करते हैं? सर आप एक ग्राफ ड्रॉ करके एक एक्स एक्सिस एंड एक वाई एक्सिस, दोनों पे आपके कोई ना कोई वेरिएबल्स होते ही होते हैं। जैसे इवन आप लोगों ने प्राइस एंड डिमांड का बनाया, क्लियर, प्राइस एंड सप्लाई का बनाया, क्लियर। तो अल्टीमेटली वहां पे जितना भी डाटा है उसको हम लोग पॉइंट्स मार्क करके, ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स को मार्क करते हुए उस डाटा को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। पढ़िए जी। यस, बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स वी गेट अ लाइन विच शोज हाउ अ वेरिएबल टेंड्स टू चेंज। ये किस चीज की बात कर रहा है कि लेट इट बी, आप लोगों ने ये ग्राफ एक क्या किया, ड्रॉ किया। क्लियर। सर ये आपकी वाई एक्सिस, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये आपका एक्स एक्सिस। आप कुछ ना कुछ वैल्यूज यहाँ पे लेते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट वाई एक्सिस पे भी आपकी वैल्यूज गिवन होती हैं। देन आप कुछ पॉइंट्स क्या करते हैं, मार्क करते हैं। क्लियर। अब अल्टीमेटली ये पॉइंट्स को ज्वाइन करने से आपके वेरिएबल का आपको चेंजिंग टेंडेंसी के बारे में पता लगता है कि अल्टीमेटली वो वेरिएबल कैसे से कैसे चेंज हो रहा है। दैट इज कॉल्ड एज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। क्लियर। देखिए सर, आपने टेबुलर प्रेजेंटेशन भी रीड आउट की, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन भी रीड आउट की, एंड आफ्टर द हेल्प ऑफ डायग्राम्स में आपने बार डायग्राम्स, हिस्टोग्राम्स अलग अलग क्या करे, प्रॉपर वे से बनाए। ये जो अपने आप में टाइम सीरीज ग्राफ है, दैट मीन्स स्टैटिस्टिकल डाटा को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देना, दैट इज कॉल्ड एज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। यस प्लीज। ईच पॉइंट ऑन द लाइन, यस प्लीज, corresponds to an arithmetic value of variables. Yes. For example, the value of exports and imports. Therefore, graph showing arithmetic values of a variable की arithmetical values is called arithmetical line graph. Clear? Often such graph are constructed to present time series data, that is the data like the value of exports and imports corresponding to, क्या लिखा हुआ है, with respect to time। ग्राफ जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम बनाया जाए, देखो सर वो ग्राफ जो अर्थमेटिकल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अर्थमेटिक ग्राफ्स। एक वर्ड लिखा हुआ है अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। और वही विद रिस्पेक्ट टू अगर टाइम आप लोगों ने बनाया है, जैसे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग डिफरेंट वीक, मंथ, ईयर्स, तो उसको हम लोग वर्ड यूज क्या कर लेते हैं सर, टाइम सीरीज ग्राफ। क्लियर। चलिए, तो यहां पे आई थिंक सो आपका 10th लेवल जो मैथमेटिक्स लेवल होगा, आप लोगों ने ग्राफ कुछ बेसिक थिंग्स कि हम टोटल ग्राफ को 4 क्वाड्रेंट्स में, ये सर आपका ये वाला पार्ट एक क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, इस वे से चलती है। क्लियर। एंड अगर नॉर्मली ये पॉइंट बताइए, ये एक्स एक्सिस है,
ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन आपका 0, तो इस तरफ एक्स की कौन सी साइड? पॉजिटिव। इस तरफ एक्स की कौन सी साइड? नेगेटिव, नॉर्मली। क्लियर? एंड ऐसे ही सर वाई, वाई आपने वर्टिकल बनाई, वाई आपका क्या है? वर्टिकल। नेचुरली 0 से ऊपर कौन होगा? पॉजिटिव साइड। एंड 0 से नीचे कौन होगा? तो अगर मैं एक बात पूछूं, अगर लेट इट बी, इसको क्वाड्रेंट 1 में कौन होंगे? प्लस एक्स प्लस वाई, मतलब पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई। एंड इस तरफ सेकंड क्वाड्रेंट में कौन होंगे? नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव वाई। थर्ड क्वाड्रेंट बिल्कुल ही क्या होगा? नेगेटिव, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई। एंड क्वाड्रेंट 4 में पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई। तो ये जस्ट आपका एक बेसिक मैथ्स है। आप लोग जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हम लोग क्वाड्रेंट 1 क्या करते हैं इसमें से यूज करते हैं, पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव। क्लियर? वही आप लोगों ने एक अभी लास्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग टू सॉल्व किया था, जिसमें प्रॉफिट्स या लॉसेस को डेविएशन बार डायग्राम के थ्रू, डेविएशन अगर पॉजिटिव थी तो अप साइड लेकर गए, अगर नेगेटिव थी तो डाउन साइड लेकर गए। पढ़िए सर। कीपिंग इन माइंड, यस प्लीज। यस, एज अ पॉइंट ऑफ, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। Yes, please. Keeping in mind the size and nature of data, a suitable intersecting point on the graph paper is assumed as, what क्या लिखा हुआ है? एक point of origin as point O in the adjacent picture। जो आपके सामने पिक्चर पड़ी है, कलर चेंज यहाँ पे मैं आपको कर देता हूँ कि अल्टीमेटली ये O पॉइंट, ये 0 पॉइंट आपका जो O पॉइंट है, दैट इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यस प्लीज। Horizontal and vertical lines intersecting through this point are bold lines, and these bold lines are called as horizontal x-axis, vertical y-axis। clear? तो horizontal line from the left to right is called as horizontal axis, एब्सिसा और एक्स एक्सिस, कुछ भी आप इसके नाम यूज कर सकते हैं। एंड जो अपवर्ड टू डाउनवर्ड है, वर्टिकल जो है, वर्टिकल को हम यूज क्या करते हैं? वर्टिकल एक्सिस। और वर्ड चलता है ऑर्डिनेट, या जिसको वर्ड बोलते हैं वाई एक्सिस। The x-axis and y-axis are mutually perpendicular to each other. These axes divide the plane paper into कितने parts? And each part is called as quadrant as the graph given on the previous page. Clear? Now यहाँ पे सर जस्ट एक हल्का सा पॉइंट है कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन इन द ग्राफ इज इंडिकेटेड बाय द इंग्लिश लेटर। अरे बिल्कुल बेसिक थिंग्स की बात कर रहा है कि ग्राफ के अंदर पार्ट्स क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं, यही थिंग्स आपने नेक्स्ट आगे क्या करनी है? टेकअप करनी है आगे। यस, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स आर टेकन टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वाई टुवर्ड्स द अपर साइड। अरे सिंपल, मैं आपको इसको शॉर्ट वर्ड आपको क्लियर करूं, मुझे ये बताओ, ये वर्टिकल एक्सिस आपकी कौन सी है? ये वर्टिकल कौन सी है? वाई। एंड ये आपका कौन सा है सर? एक्स। क्लियर? यहां तक क्लियर? ये क्वाड्रेंट नंबर 1, ये क्वाड्रेंट नंबर 2, एंड नंबरिंग चेक करना उसकी कैसी? 1 2 3 4 नीचे बस। क्लियर? 1 2, आप एज पर बुक ही चलेंगे ना, 1 2 3 4। अब सिंपल सी बात बता, मैंने पहली बात तो आपकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट पॉइंट, इसका कलर चेंज कर देते हैं सर यहाँ पे, दैट पॉइंट, ये पॉइंट आपका क्या हुआ? ओ, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। क्लियर? कलर थोड़ा दूसरा, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब जो क्वाड्रेंट 1 है, पहली बात, ये अगर आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ये एक्स को दो पॉइंट्स में डिवाइड कर रहा है। एक तरफ जिसको मैं कहूंगा राइट साइड इज पॉजिटिव साइड एंड लेफ्ट साइड इज बेसिकली नेगेटिव साइड। ये क्लियर? मुझे इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, यहां पे जो एक्स होगा ना, यहां पे जो एक्स होगा वो कौन होगा? पॉजिटिव। और यहां पे जो एक्स होगा ना दोनों में, वो कौन होगा? नेगेटिव। एक पॉइंट क्लियर? आगे सर, ये जो वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन जो है आपका वाई एक्सिस, इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन अगर ये है, तो मतलब इसकी अपर साइड ये कौन होगी सर? पॉजिटिव। अपर साइड कौन होगी? पॉजिटिव। और ये कौन होगी? नीचे वाली नेगेटिव। तो इतना पता है, ये वाला सेक्शन जो होगा माइनस वाई, एंड ये क्या होगा? प्लस वाई एंड प्लस। ये इस वे से कुछ बना हुआ। क्लियर? बट हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जो सेक्शन यूज करते हैं वो कौन सा, जो क्वाड्रेंट यूज करते हैं वो कौन सा है? एल शेप आपका क्वाड्रेंट नंबर 1। क्लियर? चलिए, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ग्राफ पढ़िए। द फॉलोइंग पॉइंट्स, यस प्लीज।
heading. Every graph must have a suitable and precise आपको heading. हल्का सा याद करवा दूं, आपने टेबल के कंपोनेंट्स पढ़े थे ना, लिटिल बिट वैसा ही कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है कि यहां पे भी ये पढ़, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ग्राफ। एक ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या रूल्स आपको ध्यान में रखने होंगे। सर पहली बात तो ग्राफ का एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, हेडिंग होना चाहिए। क्लियर कि ग्राफ किसके बारे में। पढ़िए सर, एवरी ग्राफ मस्ट हैव अ सूटेबल एंड प्रिसाइज। प्रिसाइज मीन्स शॉर्ट एंड क्लियर। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, शॉर्ट एंड क्लियर। क्लियर कि मतलब बहुत बड़ा हेडिंग भी नहीं होना चाहिए एंड बहुत छोटा हेडिंग भी नहीं होना चाहिए, जो अपने आप में क्लियर करे कि किसके बारे में ग्राफ आप लोग बनाने जा रहे हैं। क्लियर, यस, हेडिंग मस्ट भी क्या होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अबाउट द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन इन द ग्राफ। क्लियर, नेक्स्ट इज यस, चॉइस ऑफ स्केल। सर व्हाट डू यू मीन बाय स्केल। ग्राफ पे आप लोग एक स्केल ड्रॉ करते हो ना, क्या वो कोई फिक्स रूल है या अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन। जैसा डाटा गिवन होगा। अब कई बार मान लो डाटा चल रहा होता है हंड्रेड्स में, तो आप हंड्रेड हंड्रेड का गैप ले लेते हैं, मतलब स्केल ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो आप करते हैं ना, स्केल किसको वर्ड बोल रहा हूँ, ये थिंग जो आप लोग यहाँ पे ऐसे गैप लेते हैं, ये स्केल ड्रॉ करते हैं ना, तभी उसके सामने आप क्या करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे। तो पढ़िए सर यहाँ पे, यस, वन शुड फिक्स Appropriate scale on which data should be presented. अब सर देखो मैंने वर्ड यहाँ पे क्या यूज किया, Appropriate. इसकी कोई डेफिनेशन तो होती नहीं, क्योंकि अप्रोप्रिएट होना ये तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या करेगा, वेरी करेगा। इवन आई थिंक सो मैंने टेस्ट में भी जो आपके पास एक क्वेश्चन दिया था ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए, उसमें कुछ डाटा आई थिंक सो 500 या 1000 2000 में था। तो स्केल आप लोगों ने चूज करा, जैसा स्केल वहां पे होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दैट। अच्छा कुछ क्वेश्चन होते हैं मान लो 10-20 का गैप है, तो स्केल भी आप 10-20-30-40 उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। इट डिपेंड सर, ये केस टू केस है, इसीलिए मैंने वर्ड का यूज किया चॉइस ऑफ। ये आपकी इच्छा, जैसा स्केल आप ड्रॉ करना चाहिए, बट प्लॉटिंग क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। एंड गैप मस्ट भी क्या होना चाहिए, स्केल पे सेम होना चाहिए। ये नहीं पहला गैप आपने लिया 10, नेक्स्ट आगे सीधा गैप कितना ले रहे हैं 30-30 का, वो नहीं चलेगा। गैप आपके बिल्कुल क्या होंगे, सेम होंगे। पढ़िए, यस, एन अप्रोप्रिएट स्केल इज द वन by which the entire data are easily represented by the graph. the graph should be on the middle of the graph paper to make it attractive। ये भी नहीं पूरा पेज आपके पास ग्राफ का था, एकदम साइड में जाके बॉक्स बनाने लगे। अरे ग्राफ बिल्कुल सेंटर में बनाओ पेज के, ताकि थोड़ा और वो क्या लगे, अट्रैक्टिव लगे। क्लियर, यस, नेक्स्ट इज proportion of axis। पढ़िए जी, as far as possible Length of x-axis on the graph paper should be 1.5 टाइम्स द लेंथ ऑफ क्या लिखा हुआ है, वाई एक्सिस। ये रूल है, ये क्या है, रूल। ये इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स में आपको पता होना चाहिए कि जितनी, सर पहली बात तो एक्स एक्सिस ऑन द ग्राफ पेपर शुड बी, जितनी वाई की लेंथ लोगे ना, जितनी वाई की लेंथ लोगे, मतलब उससे ज्यादा, ज्यादा मतलब 1.5 टाइम। क्लियर, अगर लेट इट बी, जैसे हम कहते नहीं कि सर ये आपकी वर्टिकल सेक्शन है, ये आपका कौन सा, वाई एक्सिस, ये आपका क्या था, वाई एक्सिस। कभी भी देखना एक्स एक्सिस हमेशा आपका क्या लेते हैं, लार्ज लेते हैं। उसका कारण क्या है, बिकॉज रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या समझाया गया, जितनी वाई की लेंथ होगी उसका 1.5 टाइम्स कौन होगा, एक्स एक्सिस। देखो सर वैसे सुनने में ये बातें मैटर नहीं करती, बट ये जब 1 मार्क्स में आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना एमसीक्यू में, तब आपको याद आएगा कि सर वो अर्थमेटिक टाइम सीरीज ग्राफ वाला भी अपन चैप्टर कर ही लेते। क्लियर, चलिए तो ये एक अच्छा पॉइंट था, ये पढ़ने वाला पॉइंट था। एंड नेक्स्ट इज मेथड ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट्स क्या होगा। पढ़िए जी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टैटिक्स are generally positive. These are to be presented in the first quadrant. बिल्कुल। According अच्छा देख, रीजन भी दिया तुझे, इकोनॉमिक्स में तुमने जितने ग्राफ जितने डायग्राम ड्रॉ करे हैं सब में तुमने ये बनाया ना, मतलब क्वाड्रेंट नंबर आपने कौन सा यूज किया, नंबर 1 यूज किया। उसका कारण क्या है, उसका कारण सर आपके सामने लिखा हुआ है, कहते हैं इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टैटिक्स आर जनरली, दोनों ही क्या होती हैं, इसीलिए अगर दोनों थिंग्स आपकी पॉजिटिव होंगी, पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई, तो नेचुरली क्वाड्रेंट नंबर 1 ही आपका क्या होगा, यूज होगा। वही बात है ना, आपका कहते हैं कि सर बुक्स में लिखा नहीं हो गया, पता नहीं कहां से क्वेश्चन डाल दिया। क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ोगे, हर चीज आपको कहां से मिलेगी, बुक में से मिलेगी। और ये उल्टा, एमसीक्यू ज्यादा खतरनाक होते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन से, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन होगा तो लेंथी क्वेश्चन है, कुछ नहीं भी लिखा गया तो इतना मैटर नहीं करता। बट जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू बेस्ड, उसमें तो डायरेक्टली है, एंड उन्हीं ऑप्शंस में से आपने आंसर क्या करना है, कोट करना है। क्लियर, चलिए, अकॉर्डिंगली द पॉइंट ऑफ ओरिजिन
is fixed to the left and the lower portion of the graph paper. बिल्कुल On the x-axis, the points are plotted from left to right. बिल्कुल आप जितने भी पॉइंट्स प्लॉट करते हैं लेफ्ट टू राइट चलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज, हर चीज का लॉजिक आपको दे रहा है, क्लियर? यस, नेक्स्ट इज ऑन द वाई एक्सिस द पॉइंट्स from bottom to top. बिल्कुल। नेक्स्ट इज लाइंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इवन सर ये भी होता है कि उसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए ना हम लोग मान लीजिए मोर देन वन डाटा एक ही ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया जा रहा है, अगर सबको मैं प्लेन लाइन दे दूंगा वो तो कंफ्यूज हो जाओगे। इवन डायग्रामेटिक में भी आपको क्या कहा था, शेड्स अलग यूज करो, क्लियर, या कोई डिजाइन थोड़े अलग यूज करो ताकि टू मेक इट अट्रैक्टिव एंड डिफरेंट। पढ़िए, इफ मोर देन वन लाइन और कर्व, यस प्लीज, are to be drawn on in the same graph. These lines should be differentiated from each other in the form of broken lines, किसी पे डॉटेड लाइंस, किसी पे डॉट, किसी पे फुल बोल्ड लाइंस। आप अपना जैसे मान लो सपोज एक ही ग्राफ के ऊपर ये अलग अलग व्यू पॉइंट्स है ना, एक चीज तो आपने बना दी, दूसरे का जो ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे उसका अलग से रिप्रेजेंट कर दीजिए। दीज आर द रूल्स। ऐसा नहीं है कि उसको भी बोल्ड लाइन दे दोगे फिर तो सर डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाओगे। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ही तो हमने अलग क्या दिया है, ये स्ट्रक्चर दिया है। आगे, टेबल ऑफ डाटा, यस इट वुड बी यूजफुल टू गिव the table of data along with the graph of the data. आप लोगों ने 10th लेवल पे क्वेश्चंस जो करे होंगे ग्राफ पे, जो एक्स और वाई की वैल्यूज हम निकालते हैं, करे हुए क्वेश्चन ऐसे, आई थिंक सो लीनियर इक्वेशन के नाम से टॉपिक होगा शायद, क्लियर? कुछ लीनियर इक्वेशन के नाम से टॉपिक होता था जिसमें आप इवन ग्राफ सेंटर में बनाने के बाद साइड पे ऐसे आप बॉक्स बनाते थे एक्स और वाई की वैल्यू, क्लियर? और यहाँ पे जो जो वैल्यूज आपने ली हैं आप यहाँ पे लिख कर देते थे ताकि पढ़ने वाला उस टेबल की मदद से ग्राफ को समझ सके कौन सा पॉइंट कहां पे प्लॉट किया गया है, क्लियर? तो ये उस टेबल ऑफ डाटा की बात कर रहा है कि अकेले ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से कुछ क्लियर नहीं होगा जब तक साथ में उसके रेलेवेंट टेबल आप प्रोवाइड नहीं करेंगे कि प्लॉटिंग आपने कैसे करी, क्लियर? यस, दिस हेल्प्स वेरिफिकेशन ऑफ द ग्राफ, कि कोई भी पर्सन अगर वेरीफाई करना चाहता है कि ग्राफ सही बना है या नहीं, सर मैंने साइड पे बॉक्स दिया हुआ है, साइड पे बॉक्स दिया हुआ है, एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, अगर आपको जरा सा भी शक है, अगर आपको लगता है कि मैंने गलत बनाया, प्लॉटिंग चेक कर लीजिए, नहीं तो अदरवाइज अदरवाइज मेरे जैसा वहां पे टेबल क्यों दे? मैं अगले को प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ प्रोवाइड कर रहा हूं कि जिसको दिक्कत है अपना चेक कर सकता है कि साथ में मैंने वैल्यूज भी क्या करी हैं, प्रोवाइड करी, क्लियर? नेक्स्ट इज आगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके वन वर्ड्स में नंबर ऑफ टाइम कवर अप होगा, दैट इज यूज ऑफ, क्या लिखा हुआ है, फॉल्स बेसलाइन। फॉल्स, झूठी, जिसको काइंड ऑफ वर्ड कह सकते हैं अपन, कि सर वैसे तो बेसलाइन आपकी एज पर द स्केल चार्ट ही बनेगी, बट ये फॉल्स बेसलाइन आपकी कब यूज होती है? पढ़िए, इफ द वैल्यू are very large and difference between the smallest value and zero is high. बिल्कुल, And if these values are to be indicated on a y-axis of the graph, then y-axis is started somewhere above the point, क्या लिखा हुआ है, O। तो वहां पे हम लोग ये ऐसे इसको, आपने इसको वर्ड में भी यूज किया होगा, किंग्ड, क्लियर? कि आप अपनी जो कर्व है, अपना जो एक्सिस है, कर्व भी नहीं, एक्सिस को किंक कर दीजिए। उसका कारण क्या है कि जब आपका स्केल डायरेक्टली जीरो से काफी हाईएस्ट वैल्यू पे शो हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक किंक शो कर लेते हैं जब डाटा आप लोगों का प्रॉपर वे से गिवन नहीं होता। पढ़िए, टेक एन इलस्ट्रेशन, यस प्लीज। in 2017 35,000 tons of sugar is demanded. In 2018 35,200 बिल्कुल, tons of sugar is demanded. And 35,800 tons of sugar is demanded. अब देख, डाटा मुझे बताना एक बार, आपका स्टार्टिंग डाटा कहां से, 35,000, उसके बाद कितना है 35,200, उसके बाद कितना है 35,800। एक चीज बता, डायरेक्टली डाटा, पहली बात जीरो से डायरेक्टली डाटा आप कितने से स्टार्ट कर रहे हैं? क्या उसके बाद भी 35,000 का गैप है? उसके बाद तो स्मॉलेस्ट गैप है ना। तो सर यहाँ पे जीरो से 35,000 का जो गैप है, अब डायरेक्टली डाटा ऐसे तो शुरू हो नहीं पाएगा, क्योंकि स्केल अगर आपने बनाया वो तो जीरो से 35,000 बन गया। तो वहां पे जब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो जीरो से पहले आपको किंक लगाना पड़ेगा। अब आप नेक्स्ट आगे 35,000 यहां पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्लियर? तो यहां पे जब तक आप किंक यूज नहीं करेंगे तब तक आपको ये प्रॉब्लम फेस
होगी ही होगी। उसके बाद आप जैसे मर्जी 35 200 35 800 यूज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज इन सच अ केस द डिफरेंस बिटवीन minimum quantity of sugar and zero is very large. बिल्कुल, it would not be proper to write 35,000 immediately after zero on the y-axis. If done, then the entire data will be represented on a very small portion of the graph paper. A large portion of the graph paper will go क्या हो जाएगा? Waste. वो तो बिल्कुल खराब हो जाएगा। Clear? तो it would simply be a clumsy presentation of the statistical data. We overcome this problem या difficulty by showing a cut और word क्या है? Kink on the y-axis as in the adjoining picture. On the other hand, if the values are to be indicated on, अगर values कहाँ indicate करनी है? अरे करने का मतलब क्या बोला उसने word? क्या या तो क्या लगा दो कट, या जिसको दूसरा नाम क्या दिया, उस एक्सिस को क्या कर दो? किंक कर दो। फिर उसके बाद तुम स्केल जैसे मर्जी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। बट वन टाइम, अब जैसे एक्स एक्सिस पे जो आपका किंक होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जो आप लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये लगाने जरूरी है। दैट इज यूज ऑफ फॉल्स बेसलाइन, ये इसीलिए काम आती है। क्लियर? तो यहां पे अगर मैं आपको अंडरलाइन करवाऊं कि अल्टीमेटली इफ द वैल्यूज, ये फर्स्ट 2-3 लाइंस ही अपने आप में क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे सर, द लास्ट, टू ड्रॉ अ लाइन और कर्व वी मार्क डिफरेंट पॉइंट्स। यस, On the graph paper corresponding to different values of a series. बिल्कुल, these points are joined To make a line or a curve. yes, the joining line must be क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म throughout its length, throughout its length जहां तक चल रही है। it should not be of different thickness at its different points. जैसे होता है ना, आप फ्री हैंड जब बनाते हैं तो उसमें गड़बड़ हो जाती है, कहते हैं सर आप स्केल यूज करिए, बट एग्जैक्ट वे से ही आप अपनी प्रॉपर वही थिकनेस वही यूनिफॉर्मिटी बनाकर रखेंगे ग्राफ के ऊपर। क्लियर? नेक्स्ट इज सर, अब आती हैं कुछ टाइप्स। वन वेरिएबल ग्राफ मतलब are those graphs in which value of only one variable are shown with respect to some time period. जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि ईयर वाइज बर्थ रेट, ईयर वाइज डेथ रेट, वेरिएबल तो एक हुआ ना, वेरिएबल तो क्या हुआ? बर्थ रेट, डेथ रेट, विद रिस्पेक्ट टू किसके कर दिया उसको? टाइम के कर दिया। आगे बढ़िए, ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ, हाँ जी, of the production of a factory between the months of January and June of the year. अब एक चीज बता, मंथ तो आपका क्या हुआ? टाइम पीरियड हुआ। वेरिएबल तो जस्ट क्या है? वेरिएबल इसमें क्या है? वेरिएबल तो प्रोडक्शन हुई ना। क्लियर? तो जहां पे ऐसे ग्राफ जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल को क्या किया जाए? ग्राफ पे प्लॉट किया जाए, दैट इज कॉल्ड एज वन वेरिएबल ग्राफ। क्लियर? ऐसे ही अब जैसे आपके सामने जनवरी से लेके जून तक, इसको आपने ग्राफ के ऊपर क्या करना है? जस्ट प्लॉट करना है। क्लियर? डन। अब पढ़िए सर नेक्स्ट आगे, इसको तो छोड़िए, ये तो आपको बनाना आता ही है। एंड इलस्ट्रेशन ऑफ, मेन चीज पढ़िए, द इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ false baseline पढ़िए, the use of false baseline is very common with respect to time series. Following illustration explain how exactly it is done. अब सुन, पहला पॉइंट बताओ। Following table gives the hypothetical figures of exports from India during 1415 to 1890. Present the information in the form of suitable graph. मुझे एक बार डाटा चेकआउट करके बताना कि यहाँ पे कोई कट लगेगा या नहीं लगेगा। लगेगा सर, लगेगा सर, क्योंकि पहली बात तो इंफॉर्मेशन आपकी कहां से स्टार्ट हो रही है? 2014 न्यूमेरिकली 600, उसके बाद जो गैप है वो तो चलता जा रहा है नॉर्मली। देखो सर, अगर तो आप कहते हो जी कट नहीं लगाना, फिर तो आपका जो स्केल बनता है वो 0 to 600, 600 to 1200, 12 to 1800, फिर तो सर आप सारा ही अगर मैं तेरे को 600 to 1200 पे ले जाऊं, फिर तो वो एक ही गैप में, आप समझ रहे हो, ये 600 कट और ये कट कितना? 1200। तेरा सारा ग्राफ ही इसी के अंदर हो जाएगा, वो क्लमजी नहीं हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन प्रॉपर करने के लिए, सर अगर आप यहाँ पे 600 लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? एक किंक लगाना पड़ेगा, कट लगाना पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद आप अपना गैप जितना चाहो, मे बी 50 का गैप, 40 का गैप, जैसा आपको कन्वीनियंट हो, 100 का गैप, आप अकॉर्डिंग टू दैट लेके जा सकते हैं। तो हमने चेकआउट करिए, जब यहाँ पे किंक लगाया, किंक लगाने के बाद मैंने शुरू कहां से करा? चलो तुम 600 से कर लो, कोई मैटर नहीं करता, बट इसने 500 से क्यों लिया? ताकि ये डाटा आपका थोड़ा सेंटर में हो, एक पॉइंट नीचे हो गया ना उसके, तो थोड़ा सा अच्छा लगे, अट्रैक्टिव होने के लिए इसने एक स्टेप नीचे ले लिया। क्लियर? 600, 700, 800, 900, कम से कम तेरा ग्राफ बना तो सही।
क्लियर। अब यही मान ले 600 से 1200 होता, 600 से 1200 होता, वो सारा ही डाटा तेरा मतलब ये ऐसे ऐसे इतने के अंदर सब कुछ हो जाता है, तो उसका क्या फायदा अपने को। तो हमने क्या करा, वही वहां पे कट और किंक लगा दिया टू यूज द, इसको वर्ड बोलते हैं यूज ऑफ फॉल्स बेस लाइन। क्लियर, कि बेस लाइन आपको अपनी ओर से क्रिएट करनी पड़ेगी, एक्चुअली जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग टू आप ऐसे नहीं बना पाएंगे। जैसे नेक्स्ट आगे पढ़िए सर, यहाँ पे टू और, अब वर्ड खुद ही बता, टू और इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जहां पे पिछले वाले में आपने सिंगल वेरिएबल को रिपोर्ट करा था ग्राफ पे, अब यहां पे वैल्यूज ऑफ टू और मोर वेरिएबल यहां पे क्या होंगे, रिपोर्ट होंगे। इसका नाम क्या बनता है, टू और मोर वेरिएबल ग्राफ। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल तेरे सामने, चलो टाइम पीरियड तो गिवन है, इसी पे आपने प्रोडक्शन और इसी पे आपने सेल्स। एक चीज बताओ, इसमें रूल क्या अप्लाई होगा। अब एक ही ग्राफ पे मोर देन वन लाइन आपकी बन रही है, तो रूल यहाँ पे क्या अप्लाई होगा। हाँ, एक लाइन आपकी क्या चलेगी, मतलब डिफरेंशिएट आपको करना होगा। आप भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे, एक ग्राफ को वो क्या कर रहे होंगे, ये रहा। देख सिंपल सी बात, ये इसने सेल, सेल को रिप्रेजेंट ये देना जरूरी है साथ में, कि मैंने सेल को कैसे रिप्रेजेंट करा। डॉटेड लाइन जो है वो सेल है, बोल्ड लाइन जो है वो क्या है, प्रोडक्शन। तेरे सामने तो जो रूल्स तुमने पढ़े हैं वही सेम यहाँ पे क्या हो रहे हैं आपके, एप्लीकेबल हो रहे हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज आफ्टर दैट द फाइनल पॉइंट, फाइनल थिंग इज जर्नल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग, क्या लिखा हुआ है, डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। ये कॉमन सबके लिए जर्नल पॉइंट्स आ गई, पढ़िए। सबसे पहले सर एक तो प्रॉपर साइज होना चाहिए डायग्राम का, जैसे डायग्राम ऑन, यस प्लीज, डायग्राम्स ऑन ग्राफ must suit the size of the paper. यस, It should be neither too long nor too small. ये ना हमेशा एक रूल रहा है। अगर लेट इट बी, मान लो सपोज एक ही पेज पे आपने बहुत बड़ा ग्राफ ड्रॉ कर दिया, वो भी गलत है। बहुत छोटा ड्रॉ कर दिया, वो भी गलत है। अकॉर्डिंग टू द स्पेस, अकॉर्डिंग टू द पेपर, आपको वहां पे क्या करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट इज प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए, एज पर लास्ट जो आपने रीड आउट करा। मैं सेम चीज बार बार रिपीट नहीं करेंगे, मतलब दो वर्ड्स हुए, पहला प्रॉपर साइज, दूसरा प्रॉपर हेडिंग। क्लियर। थर्ड प्रॉपर स्केल होना चाहिए, ये भी आपने पढ़ लिया, एप्रोप्रिएट या चॉइस ऑफ स्केल आपका होगा। नेक्स्ट इज यूज ऑफ, क्या लिखा हुआ है, साइंस एंड, मतलब अगर टू और मोर वेरिएबल्स हैं, देख सिंगल के केस में तो लाइन ही लगाओगे, अगर टू और मोर वेरिएबल्स हैं तो आप डिफरेंट साइंस या कोई कलर्स क्या करिए, यूज करिए। पढ़िए, डायग्राम्स और ग्राफ मस्ट कैरी some signs on the nature and classification of information. बिल्कुल, Colors may be used to indicate different aspects of a diagram. एंड दी साइंस एंड कलर्स मस्ट भी क्या होने चाहिए, क्लैरिफाइड होने चाहिए। क्लियर। यस नेक्स्ट इज लेस यूज ऑफ वर्ड्स और फिगर्स। यस प्लीज, इन डायग्रामेटिक और ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा वन शुड मेक मिनिमम पॉसिबल यूज ऑफ द वर्ड्स एंड फिगर्स। फिर तुमने ग्राफिक क्यों बनाया अगर वर्ड्स यहाँ पे लिखने थे। समझ गए ना, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, डायग्रामेटिक व्यू होना चाहिए, ना कि उसके ऊपर वर्ड्स ही वर्ड्स लिखी जा रहे हो, फिर वो डायग्राम थोड़ी रह गई। यस प्लीज, ड्रॉइंग द बॉर्डर, डायग्राम्स और ग्राफ एक प्रॉपर बोल्ड लाइन में बॉर्डर जैसे होता है ना, बॉक्स के अंदर कर दीजिए, थोड़ा और अट्रैक्टिव बनेगा और अच्छा बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट इज, हाँ जी, सिंपल होना चाहिए, सिंपलिसिटी इज द प्रिंसिपल फीचर ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ्स, दीज शुड नॉट लुक टू बी, क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स एंड ऑफेंडिंग नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप, जो प्लॉटिंग आप लोग करते हैं, जो मोस्टली आपने ये वाला ग्राफ बनाया होगा, आप लेफ्ट टू राइट ही क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, इधर से लेफ्ट टू राइट ही चलते हैं ना। और अगर ऊपर से नीचे वाला होगा तो वो क्या चलता है, बॉटम टू टॉप, सॉरी, हाँ बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर। आगे स्टेटमेंट ऑफ डाटा, हाँ जी, Data which constitute the basis of diagrams, graphs should be clearly. बिल्कुल सर, डाटा की स्टेटमेंट आपको साइड पे एक बॉक्स की तरह वहां पे आपको प्रोवाइड करनी होगी। एंड अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव होना चाहिए, डायग्राम एंड ग्राफ मस्ट बी क्या होने चाहिए, अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव इन कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। नहीं तो सर क्या फायदा, आप डायग्राम भी बनाओगे, अगर वो आपके लिए मीनिंगफुल नहीं है, कोई मैसेज प्रॉपर वे से कन्वे नहीं कर पा रही, तो ऐसी डायग्राम का, ऐसी ग्राफ बनाने का कोई भी फायदा नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन, जस्ट ओवरव्यू, हेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ले सकते हैं, अदरवाइज इसमें कोई कंटेंट नया नहीं। क्लियर। पढ़िए, नोटेबल मेरिट्स ऑफ, यस, Diagrammatic and graphic presentation are as under. सबसे पहला सिंपल एंड, क्या लिखा हुआ है, अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन। यस, इवन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स Statistical
information is made simple and understandable with the help of diagrams and graphs. One can understand the features of data merely by having क्या लिखा हुआ है, look at the picture. मतलब rather than going into detail, अगर आप ग्राफ को भी देखकर मीनिंग उसका प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं, देख सकते हैं. नेक्स्ट इज लास्टिंग इम्पैक्ट. सर देखो जो मर्जी है, टेक्सचुअली प्रेजेंट करना और ग्राफिकली प्रेजेंट करना, ग्राफ्स या डायग्राम्स आपको याद रह जाती हैं, टेक्सचुअली डाटा इतना याद नहीं रहता. देख, एक होता है कि इतना सारा पैराग्राफ बनाकर आपने उसको लिखा हुआ है, एंड वही उसकी एक आपने क्या बनाई हुई है, डायग्राम. दोनों में से ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग कौन रहेगा, डायग्राम. दिमाग में जो याद रहेगी वो कौन रहेगी, डायग्राम, क्योंकि डायग्राम का इंपैक्ट क्या होता है, ज्यादा देन दैट ऑफ टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. यस, पढ़िए. डायग्रामेटिक और graphic presentation leaves a lasting impact on the reader's mind. बिल्कुल, Information is not easily forgotten. जल्दी भूलेंगे नहीं. जैसे मोस्टली आप करते हैं नहीं, कई बार तो उल्टा आप लोग समरीज जो बनाते हो एक चार्ट से बना लेते हैं शॉर्ट वर्ड्स में. इवन वो चार्ट्स बनाने का मेन कारण क्या होता है, मैं शायद बुक का लिखा हुआ सारा कंटेंट भूल सकता हूं, बट जो मैंने उसको डायग्राम में बनाकर चार्ट्स बनाए थे ना, जो उसके ग्राफ्स बनाए थे, वो मुझे क्या रहेंगे, लास्ट तक याद रहेंगे. क्लियर. यस, नो नीड ऑफ क्या लिखा हुआ है, ट्रेनिंग और स्पेशलाइज्ड. कोई इतना हेक्टिक काम नहीं, ना कोई कॉम्प्लेक्स काम है, सिंपल सा काम है. ग्राफिंग आपको 9th-10th में सिखा दी गई थी. क्लियर. तो अब तो बिल्कुल ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट हो चुका है आप लोगों के लिए. One needs no training. Yes. Or specialized knowledge in reading the diagrams and graphs. These are easily understood even by a layman. Layman भी इसको easily क्या कर सकता है, समझ सकता है. Attractive and effective means of presentation है, and एक most a quick comparative glance. Glance means summarized. Clear. एक ही जगह पे आपको इकट्ठी सारी स्टडी मिलना. That is diagrams and graphs. Yes. Facilitate comparative glance at the data. Thus, data on investment in private and public sectors, when presented in the form of bar diagrams, can easily be compared. One can easily note the broad differences between the two. कहाँ तुम उसके डिटेल में जाओगे, ईच एंड एवरीथिंग चेकआउट करोगे. अगर उन दोनों की ही एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मुझे मिल जाए, मैं तो यहीं से बैठ के कंपेयर कर लूंगा कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में कौन ज्यादा अच्छा कमा रहा है. क्लियर. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग होते हैं. क्लियर, पढ़िए. बिसाइड्स बीइंग इंफॉर्मेटिव, यस, diagrammatic or graphic presentation and entertaining means of data presentation. Yes, the beginners are just fascinated to draw pictures in the form of diagrams and graph. ये तो normally naturally है सर, कि आप लिखने की बजाय, अगर मैं आपको डिक्टेट करी जा रहा हूँ, लिखवाई जा रहा हूँ, आप भी कहते हो सर कोई डायग्राम भी बनवा दो, कोई उसका कोई शॉर्ट वे से हमें समराइज्ड चार्ट बनवा दो, वो सबसे इजी रहेंगे. क्योंकि अपने लोगों की भी एक अंदर से एक एंटरटेनिंग लगती है. डायग्राम बनाना क्या लगता है, अच्छा लगता है. ड्रॉ करना अच्छा लगता है, ड्रॉइंग. Here, yes, please. Location of averages. Using graphic technique, we can easily locate the values of certain averages, such as mode and median. और सर ये पॉइंट ध्यान रखना, ग्राफ की मदद से सर्टेन एवरेजेस, यूजिंग द ग्राफिकल टेक्निक, आप मोड एंड मीडियन, सर्टेन एवरेजेस सच एज मोड एंड मीडियन आप बड़े आराम से लोकेट कर सकते हो. अर्थमेटिक मीन नहीं आती, अर्थमेटिक मीन नहीं आती. और अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि तुमने कभी ऐसा सुना है या कभी यूज किया है, मैं आपको बता दूं. आप लोगों से मैंने एक ऑजाइव ड्रॉ करवाई थी ना. ऑजाइव्स कितनी होती है सर अपनी, दो. लेस देन एंड लेस देन आपकी कुछ इस वे से जाती है, मोर देन आपकी कुछ इस वे से आती है. जहां पे ये कट करती हैं वो कौन होता है, मीडियन. वो कौन होता है, मीडियन. क्लियर. दूसरा, आप लोग अगर मोड कैलकुलेट करना चाहते हो, मोड क्या होती है, हाईएस्ट आइटम, हाईएस्ट रिपीटिंग आइटम इन द फ्रीक्वेंसी. क्लियर. तो आपको कुछ ऐसे बार डायग्राम्स गिवन होते हैं, लेट इट बी ये ऐसे. मान लो तुमने एक बार डायग्राम बनाई, क्लियर, सॉरी हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम आपने बनाया. क्लियर. हाईएस्ट कौन है इनमें से, सर ये वाला. मोड निकालने का वे आउट पता क्या होता है, इसके साथ वाला कनेक्टिंग, यहां पे मैं कलर चेंज कर देता हूं आपका, यहां पे साथ वाला कनेक्टिंग कौन है, ये. इसको डायगोनली इससे मिला दीजिए, और इसको कनेक्टिंग करने वाला कौन है, ये यहां पे जो कट करेंगे, ये जो आपकी वैल्यू होगी, ये आपकी क्या होगी, मोड. मतलब उसके साथ वालों को डायगोनली क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए, जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे. ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं, ऐसे ग्राफिकल टेक्निक से मोड या मीडियन निकाले जाते हैं, मीन नहीं निकलता. अर्थमेटिक एवरेज कैसे निकालोगे ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन,
ये पोजिशनल एवरेज है, इसीलिए फाइंड आउट हो पा रही है। समझ गए ना पॉइंट? चलिए, स्टडी ऑफ क्या लिखा हुआ है, कोरिलेशन। यस, ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा corresponding to different variables helps identify correlation between the variables. बिल्कुल, इफ टाइम सीरीज डाटा ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर प्लॉटेड ऑन द सेम ग्राफ, one is very likely to observe a very high degree of positive correlation। क्योंकि अगर इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। नेचुरली सर, एक्सपेंडिचर आपने कहां से करना है, इनकम में से ही करना है। क्लियर? बिटवीन एंड हायर लेवल ऑफ इनकम इज वेरी लाइकली टू एसोसिएटेड विद द हायर लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड वाइस वर्सा। ये कॉमन थिंग है, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो कंजम्पशन भी कम होगी। अरे मैंने कंजम्पशन करनी कहां से है, अपने कमाए हुए पैसे में से। अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ती ही बढ़ती। क्लियर? तो मतलब सर, इस ग्राफ की मदद से आप इवन कॉरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज बताओ, तुम्हारे पास यहाँ पे एक ग्राफ पीछे आया था प्रोडक्शन और सेल्स वाला, ये बताना सर इन दोनों के बीच में कौन सी रिलेशन? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, अप जा रहे हैं। तो नॉर्मली बाय सीइंग द ग्राफ, ग्राफ को देखने से ही आप अपनी कोरिलेशन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? एंड आई थिंक सो लास्ट हमारा कौन सा है, डीमेरिट्स। क्लियर? लिमिटेशंस। यस प्लीज, लिमिटेशंस ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। एक तो सर कॉमन थिंग्स है, लिमिटेड यूज। क्लियर? पढ़िए कैसे, ओनली अ लिमिटेड सेट ऑफ डाटा can be presented in form of diagram. In fact, diagrams and graphs are generally used only when comparisons are involved और when time series data are to be, जब क्या करना होता है, प्रेजेंट करना होता है, तब आप लोग ये क्या करते हैं, ग्राफ यूज करते हैं। अदरवाइज तो ग्राफ जल्दी जल्दी कोई भी पर्सन यूज नहीं करता। क्लियर? मिसयूज होना, सर डायग्राम्स में भी मिसयूज्ड फॉर द फॉल्स प्रोजेक्शन ऑफ द स्टैटिस्टिकल फैक्ट, स्पेशली इन केस ऑफ क्या लिखा हुआ है, एडवर्टीजमेंट तो चलती ग्राफ के सारे, वो दिखाते हैं एडवर्टीजमेंट करते हुए, अल्टीमेट सर आपका ये ऐसा चार्ज आएगा, मतलब आपकी ग्रोथ ऐसे फास्ट जाएगी। अरे ग्राफ के दिखाने से थोड़ी कुछ होगा कि ग्राफ अगर अपवर्ड जा रहा है तो मतलब अच्छा अपनी ग्रोथ होगी ही होगी। समटाइम्स फॉल्स डिसीजन भी इसके थ्रू लिए जाते हैं, इसलिए इसका मिसयूज भी किया जाता है ग्राफ को बनाने से। नेक्स्ट इज ओनली प्रीलिमिनरी कंक्लूजंस। यस, इट मे बी, it may not be always easy to arrive at final conclusion after seeing the diagram, multiple information in the form of diagram and graph may offer only, सिर्फ क्या होती है, एक प्रीलिमिनरी होती है, बट इसके बेसिस पे आप वन शॉट, मतलब देखने से ही आप अपना डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो आपको और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारी थिंग्स हैं जिनको टेकअप करना पड़ता है, तब जाके आप अपनी डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। ये थोड़ी कि ग्राफ को अप जाता हुआ देख लिया, डाउन जाता हुआ देख लिया, तो अल्टीमेटली उस केस में क्या हो गया कि हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टू, ये गलत बात है सर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे सर कुछ मिसलेनियस इलस्ट्रेशंस हैं जो आप लोगों का पार्ट है यहाँ पे करने वाला। क्लियर? अब जैसे ये, इसको हम क्या नाम देंगे सर, एक ईयर गिवन है और प्रोडक्शन ऑफ व्हीट गिवन है। ये कौन सा ग्राफ है, वन वेरिएबल ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है आपका, वन वेरिएबल ग्राफ, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल को टाइम पीरियड के बेसिस पे क्या किया हुआ है, शो किया हुआ है। तो इसका जो ग्राफ, अब देख सिंपल सी बात, सबसे पहले ऊपर देख क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ मतलब हेडिंग। कंपोनेंट में अगर बात करें, सबसे पहले ऊपर क्या है, हेडिंग, एंड इवन साथ में उसके यूनिट्स भी गिवन। क्लियर? एंड प्लस सर ये जो आपका टेबल है, ये टेबल आपको वहां पे देना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट टेबल कोई भी पर्सन इसकी वेरिफिकेशन नहीं कर पाएगा कि आपने जो ग्राफ बनाया वो बिल्कुल सही बनाया या गलत बनाया। क्लियर? तो जब भी ग्राफ पे प्लॉटिंग होती है, साइड पे आपको वो इंफॉर्मेशन किसमें देनी पड़ती है, टेबल्स में देनी पड़ती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे, सुटेबल नंबर 2 एग्जांपल। यस, इसमें नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन, और वो भी टाइम पीरियड बेस्ड। अब इसमें ग्राफ बनेगा कैसे, पहली बात, एक्स एक्सिस पे क्या होगा, एक्स एक्सिस पे ईयर, एंड वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ, मतलब पॉपुलेशन, उसमें क्या लेंगे, पॉपुलेशन। उसमें हाईलाइट अलग अलग कर देंगे, ये रहा सर साइड पे पॉपुलेशन, ये कौन आ गया, ईयर। ये सर वुमेन का कलर अपन अलग कर दिया एंड मेन का कलर अलग कर दिया। ये ग्राफ मेकिंग आप लोगों के पास आ सकती है। उसमें डॉटेड लाइन, उसमें लाइन डॉटेड कर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे, अब ये बताइए डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट।
ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स फॉर अ ईयर। कौन कहां पे आएगा? एक्स एक्सिस पे कौन आएगा? इंटरेस्ट। सोचो सोचो सोचो। स्टेबल कौन है? डिपॉजिट्स। वेरिएबल कौन है? समझ रहे हो ना? फ्लक्चुएटिंग जो होता है वो आपका वाई एक्सिस पे। तो नॉर्मली साइड पे हम क्या लेंगे सर? इंटरेस्ट। एंड वाई एक्सिस पे क्या आएगा? डिपॉजिट्स। एंड तभी तभी इंटरेस्ट का ये चार्ट बनेगा। ये क्या शो कर रहा है? राइज इन इंटरेस्ट। कब? विद द राइज इन इन्वेस्टमेंट। कि सर अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहोगे तो इंटरेस्ट की अमाउंट भी बढ़ती रहेगी। ऐसे ग्राफ्स आपके पास आएंगे। अब जो टेस्ट आप लोगों का लास्ट हुआ था उसमें काफी तो आपने कॉमन मिस्टेक्स कर रखी। ये टॉपिक देखने में बहुत इजी है, सुनने में वन टाइम बहुत इजी है, बट सर ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतनी ही वेटेज आप लोगों की रखेगी। और सबसे बड़ी लैकिंग हम लोगों की इसी कारण होती है। आप उल्टा इनको स्कोरिंग पॉइंट लेकर चलो। सबसे ज्यादा स्कोरिंग मार्क्स तुझे कौन दिलवाएगा? स्टैटिस्टिक्स दिलवाएगी। अब तो कॉन्सेप्ट ही बड़े चेंज कर दिए कि आप लोगों का जो मेन वो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ऑल थे वो तो कब के कट कर दिए। बचा क्या? मीन, मीडियन, मोड एंड कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर। वो भी स्कूल लेवल पे किसी किसी ने क्या करवा दिया? कट ही करवा दिया। समझ गए ना? तो मीन, मीडियन, मोड तो सबसे ज्यादा मार्क्स आप लोगों को जो स्कोर होंगे वो किसमें से होंगे? स्टैटिस्टिक्स में। इसके स्टार्टिंग के चैप्टर है वही आपका कलेक्शन ऑफ डाटा से लेकर और उसका तो ईच एंड एवरीथिंग अपन ने इंपॉर्टेंट डिस्कस की हुई है। स्टार्टिंग टॉपिक से लेकर आपके लास्ट थियोरी टॉपिक तक आपका ईच एंड एवरीथिंग क्या होगा? कवर अप हुआ। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो यहां पे ऐसी अब इलस्ट्रेशन 4 है, ये बताइए सर। सर ईयर आएगा, ईयर कहां पे आएगा? एंड एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स वाई एक्सिस पे, बट लाइंस क्या कर देंगे? डिफरेंट, क्योंकि ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। क्लियर? तो आप यहाँ पे इसको जब ये देखिए, इसको डॉटेड लाइन दे दी एंड दूसरे वाले को बोल्ड लाइन प्रोवाइड कर दी। तो ऐसा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे यहाँ पे आपने ये डाटा एनालिसिस करा, मेरे को बताना कि आप एप्रोप्रिएशन ऑफ स्केल, स्केल कितना लेंगे? सूटेबल कौन सा रहेगा? 100 का चाहिए। 100 का चाहिए। नहीं सर, 50 का। कहां से कहां तक जा रहा है? हाँ, कॉमन देख सबके लिए। 100 चाहिए सर, दोनों चल जाएंगे, 50 भी चल जाएगा, 100 भी चल जाएगा। क्लियर? तो नॉर्मली 400 है ना। क्यों? हाईएस्ट देखना, ये देख, ये 600 है, ये 600 है, और इधर से हाईएस्ट कौन है? 450 है। तो अगर 50 का भी ले लो, 50 का, बट स्टार्टिंग कहां से करोगे आप? स्टार्टिंग देखना, एक तो 250 है लास्ट, इससे छोटा तो कोई भी नहीं है, तो 200 से ले लो स्टार्ट। अगर 50-50 का भी लेते हो तो भी कुछ ज्यादा स्टेप नहीं बनेंगे, थोड़ा अच्छा ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने वैसे कितना लिया है? 100 का। इन्होंने फिर किंक नहीं दिया, देख, इन्होंने फिर किंक नहीं दिया। अगर जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं कि आपने 200 से डायरेक्टली स्टार्ट करना है एंड उसके बाद 50-50 का गैप लेना है, तो आपको यहाँ पे क्या देना पड़ता? समझ रहे हो वर्ड? इसने किंक नहीं दिया, स्टार्टिंग से ही 100 का गैप ले ओ के साथ दिया है। हाँ 13, हाँ हाँ। तो सर हम अगर थोड़ा गैप लेते और ऊपर वैसी बात करें तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं। मैं कहता रहा हूँ नहीं नहीं नहीं, आप फिर इसको जैसे O0, इसको 2013, 14, 15 ऐसे कंटिन्यू कर सकते हो ये चीज। क्लियर? तो इसने किंक क्यों नहीं दिया, मैं उसी पॉइंट की आपसे डिस्कशन कर रहा हूं कि अगर आप किंक देना भी चाहते हैं तो आप अगर यहाँ पे इसको देते हैं तो यहाँ पे 200, 250, 300, 350 वैसे हिसाब से चल सकते, जिसको आपने वर्ड बोलता है यूज ऑफ फॉल्स बेस लाइन। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? तो ये एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों का चैप्टर 8 था, जो आई थिंक सो काफी देर से आप लोगों का जस्ट ऐसे ही नाम का पेंडिंग पड़ा था। तो इसमें से वन वर्ड्स स्पेशली आएंगे ही आएंगे। हो सकता है कोई ग्राफ ड्रॉ करने के लिए भी पर्टिकुलर आप लोगों को मिल जाए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो अल्टीमेटली ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट क्लास में भी सुन लीजिए ध्यान से, नेक्स्ट क्लास में आपका एक चैप्टर 4 पेंडिंग है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। हालांकि सीरीज वाइज सारा कॉन्सेप्ट अपन कर चुके हैं, ऐसी ही एक शॉर्ट डिस्कशन क्लास, एक 1 आवर का आपका सेशन होगा। छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, कुछ ज्यादा बड़ा सेशन नहीं है। काफी कॉन्सेप्ट तो आपके 9th-10th बेस्ड हैं, या फिर आपने जो इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज, ओपन एंड सीरीज, क्योंकि मैंने तो जस्ट आपको लोकेट करना है, बताना है कि अपन ने ये चीज कहां पढ़ी थी। तो नेक्स्ट क्लास फ्राइडे, क्लियर, हम लोग ये पार्ट भी क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। एंड मेरी ओर से
100% सिलेबस आप लोगों का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा विद लॉट ऑफ टेस्ट। आप लोगों के चैप्टर वाइज जो होते रहे क्लियर, वो आपके कंप्लीट होते हैं। अब इन बिटवीन रैंडमली को टॉपिक उठाकर उसके ऊपर कोई डिस्कशन कर ली, उसके अकॉर्डिंग तो अपन चलते रहेंगे। इज दैट क्लियर? ओके जी, थैंक्स लॉट।